Dear students, today I am going to tell you about basics of mass spectrometry, and this is part 1. First of all, never make the mistake of calling it mass spectroscopy. जब स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, that means absorption of electromagnetic radiation, जो कि इस टेक्निक में नहीं होता है. और mass spectrometry is different from absorption of electromagnetic radiation. This is the first most important thing which you must know and differentiate among different techniques. Now this is the basic principle, I must say, कि कैसे particles आपस में अलग होते हैं, सैंपल में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आपस में अलग होते हैं. ये सैंपल इनलेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, आप देखिए इलेक्ट्रिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल में या उसकी फील्ड में आपका सैंपल माइग्रेट कर रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में वो आता है, एंड फाइनली यहाँ पे डिटेक्ट होने के लिए रिकॉर्डर पे आता है, और जैसे भी इसको डिटेक्ट किया जाता है. ये आयन सोर्स कहलाता है, आयनाइजेशन चैम्बर, जहाँ पे आपका सैंपल आयनाइज होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद से एनालाइजर का हिस्सा है, एनालाइज हो रहा है, ये अलग अलग हो रहे हैं डिफरेंट वेराइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सैंपल में हैं या आयंस जो अलग अलग हैं, और फिर फाइनली डिटेक्टर वाला रीजन आ जाता है जो वहाँ पे डिटेक्ट करके आगे सिग्नल भेजता है. So let us see more about mass spectrometry. Mass spectrometry is an extremely valuable analytical technique in which the molecules in a test sample are converted to gaseous ions that are subsequently separated in a mass spectrometer according to their mass to charge ratio and detected. This is the introduction. Analytical technique है, टेस्ट सैंपल्स को पहले गैसियस आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको सेपरेट किया जाता है, और ये पार्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है. और मास स्पेक्ट्रोमीटर के एंड पोर्शन में डिटेक्टर होता है जो उसको एनालाइज करके डिटेक्ट करता है. और डिटेक्शन का जो जिस फॉर्म में डिटेक्ट होते हैं ये आयंस, वो मास टू चार्ज रेशियो में अलग अलग होते हैं. तो इसका प्रिंसिपल और डिफरेंट चीज़ें हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ. फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोmetry is to generate ions from either inorganic or organic compounds. कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, by any suitable method. आयंस का जनरेशन किसी एक सुटेबल मेथड से. दूसरा क्या पर्पज है, टू सेपरेट दीज आयंस by their mass to charge ratio, and finally to detect them qualitatively or quantitatively. And quantitatively भी है, by their respective mass to charge ratio and their abundance. कौन सा आयंस कितना है, ये abundance कहलाएगी. पहले तो वो सेपरेट हो गए, फिर कौन सा कितना था वो अलग अलग हो गया, तो उसका abundance पता चल गई. There is a large variety of ionization techniques to perform this transition for almost any sample. किसी भी sample को almost any sample can be ionized. और उसके लिए बहुत ढेर सारी टेक्निक्स हैं. Ionization of a sample can be effected not only by electrons but also by ions, atomic ions or photons, energetic neutral atoms, electronically excited ions, atoms,
mass cluster ions and even electrostatically charged microdroplets can also be used to effect. इतनी वैरायटी है सोर्स की कि इनमें से किसी से बम्बार्डमेंट करके सैंपल को आयनाइज किया जा सके. द आयंस कैन बी सिंगल आयनाइज्ड एटम. जब आयनाइजेशन हुआ तो सिंगल आयनाइज्ड एटम हो सकता है, उनके क्लस्टर्स हो सकते हैं. मॉलिक्यूल्स और देयर फ्रैगमेंट्स और एसोसिएट्स. एसोसिएट्स माने कि कोई मॉलिक्यूल है उस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, किसी तरीके से वो उससे बाउंड है या उसके साथ है, तो उस साथ के फॉर्म में भी उनको आयनाइज्ड किया जा सकता है और फिर चेक किया जा सकता है. एनी सैंपल नीड्स thus to be transformed into state of isolated gas phase ion. Ion separation, second part, is affected by static or dynamic electric or magnetic fields. The fields may be constant in time, variable, or alternating depending on the type of mass analyzer. Mass analyzer कैसा है, किस लिए यूज किया जा रहा है, हमारा पर्पस क्या है, उसके हिसाब से एनालाइजर वेरी कर सकता है. उसका मोड फर्क हो सकता है. इट इज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड विथ ग्रेट सक्सेस बाय टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर. टॉफ कहते हैं इसको शॉर्ट में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टॉफ एनालाइजर. आयन सेपरेशन by M by Z can also be effected in field free regions. अभी हमने कहा फील्ड चाहिए, कह रहे हैं फील्ड फ्री रीजन्स में भी हो जाता है. Provided the ions possess a well-defined kinetic energy at the entrance of the flight path. जब आयंस एंटर कर रहे हैं एनालाइजर में तो उनके पास वेल डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि फील्ड नहीं भी लगाई जाए. ये जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इनको सेपरेट किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उनकी एब्सेंस में भी अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ डिफरेंट आयंस आपस में सेपरेट हो सकते हैं एनालाइजर में. The fact that the instrument's response lies on the detection of gaseous ions provides the basis for outstanding low sample consumption of MS. बहुत कम क्वांटिटी में सैंपल का कंजम्पशन होता है MS में, generally in nanogram to microgram range per sample. As sample consumption in MS is minimal, its potential applications are diverse and manifold. चूँकि सैंपल का लॉस बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा है, तो उसकी एनालिसिस, उसकी वैल्यू पता की जा सकती है कम से कम क्वांटिटी में, और बाकी का सैंपल अकॉर्डिंगली यूज़ किया जा सकता है. इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एमएस. एनालाइट्स किसे कहते हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो हम एनालाइट्स बोलेंगे. जब भी ये टेक्निक के सेकेंड थर्ड पार्ट पे आएंगे तो एनालाइट्स कहा जाएगा मॉलिक्यूल्स को जिनकी एनालिसिस होनी है. सोर्स प्रोड्यूसेस द आयंस फ्रॉम एनालाइट्स. वेपराइजेशन होता है और आयनाइजेशन. अगर गैशियस फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको गैशियस फॉर्म में लाते हैं, फिर आयनाइज करते हैं. तो ये सारा काम जहाँ पे कि आयन प्रोड्यूस होता है वो सोर्स कहलाता है. मास एनालाइजर रिजॉल्व्स आयंस बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो. फिर एनालाइजर पार्ट जो है वो जहाँ पे वो आगे बढ़ते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ और फील्ड्स में एंटर होते हैं, वो पार्ट एनालाइजर कहलाता है. फिर डिटेक्टर आ जाता है, डिटेक्ट मास सेपरेटेड आयंस. मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अब यहाँ पे मास और मॉलिक्यूलर वेट वगैरह की टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं पहले. मॉलिक्यूलर वेट इज अ फोर्स, not mass. Molecular mass of an element is defined as the sum of the masses of the elements present in the molecule.
Molecular mass is obtained by multiplying the atomic mass of an element with the number of atoms in the molecule and then adding the masses of all elements in a molecule. ये molecular mass की definition है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. For example, molecular mass of carbon dioxide is 12 units plus 2 into 16 units, and this is 44, and this is unified mass. Atomic and molecular masses are both expressed in daltons or kilodaltons, where 1 dalton is an atomic mass unit equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Again, dalton is an atomic mass unit. 1 dalton equal to 1/12 of the mass of one atom of the carbon 12 isotope. However, biochemists prefer to use the term relative molecular mass. This is defined as the molecular mass of a substance relative to 1/12 of the atomic mass of C12 isotope. MR therefore has no unit. अब ये comparative value हो गई, relative value हो गई, इसलिए इसका unit नहीं होगा atomic mass का, sorry, molecular mass of a substance का कोई unit नहीं होगा. However, MR is numerically equivalent to the mass. अब यहाँ पे जो molecular mass use हुआ था उसके बराबर ही आता है, which does have units and daltons is frequently used. उसकी unit होती है और वो daltons में express किया जाता है. Finally, the mass spectrum is a plot. अभी हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी कि डिटेक्टर जो है वो स्पेक्ट्रम देता है. जो मास टू चार्ज रेशियो डिटेक्ट होता है वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आता है, उसको मास स्पेक्ट्रम कहते हैं. इट इज़ अ प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयंस एट each m by z ratio. Note that it is the mass to charge ratio of ions and not the actual mass that is measured. यहाँ पे actual mass नहीं measure किया जा रहा है. Mass to charge ratio is measured if, for example, a biomolecule is ionized by addition of one or more protons. The instrument measures m by z after adding addition of 1 dalton for each proton if the instrument is measuring positive ions. इसका उल्टा m by z minus 1 dalton for each proton lost if measuring negative ions. तो बायोमोलिक्यूल्स को आयनाइज करने में प्रोटॉन ऐड किया कि प्रोटॉन निकाला, उसके बेसिस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किया जाता है और तब जाके उसका एक चार्ट बनाया जाता है. एप्सिका ऑफ मास स्पेक्ट्रम इज टू बी लेबल्ड ओनली एज m by z, इसलिए उसको m by z से शो करते हैं जो चार्ट या ग्राफ दिखाया जाता है. Now, summary of events in mass spectrometry. टोटल अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में देखें. अगेन ये यहाँ पे सोर्स है, आयनाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन दिखाई जा रही है इस इंस्ट्रूमेंट में, फिर आगे चार्जेस बढ़ रहे हैं, आयनाइज होकर सैंपल के कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो अपने चार्ज के हिसाब से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर उनकी स्पीड अलग अलग हो रही है. कुछ तो देखिए आप इंस्ट्रूमेंट से टकरा के ख़त्म हुए जा रहे हैं और एक बीम जो है वो आगे बढ़ती है, वो डिटेक्ट होती है और उसका एक डिटेक्शन होके उसका एक चार्ट बनता है या स्पेक्ट्रा मिलता है. नाउ मॉलिक्यूल जिसको एनालाइज करना है
वो उसको प्योर होना चाहिए, फिर उसको आयनाइज किया जाएगा। पेरेंट मोलिकुलर आयंस मिलेंगे जिनका फर्दर फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, फ्रैगमेंट आयंस। नाउ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, to control the process of ionization so as to generate similar ions from all the molecules in the mixture. If all the molecules lose just one electron, all the fragment ions will carry single positive charge. सबको कॉमन चार्ज में बदलना है और बराबर का करना है। तो जब चार्ज बराबर हो जाए तो वो सिर्फ अपने मास के डिफरेंस की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। Thus, different fragments will carry similar charges but different mass. In mass spectrometer, basis of separation of ions is mass to charge ratio. Ions are accelerated to a constant velocity in vacuum by a series of electrostatic plates. अब ये मेथड की बात है कि कैसे आगे चलता है, ये मूवमेंट कैसे आगे हो रहा है। वैक्यूम कर देंगे तो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं और मटेरियल्स हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनके कोई चार्जेस नहीं आएंगे, कोई चार्ज एटम्स नहीं आएंगे, खाली सैंपल आगे बढ़ेगा। आयन विद लीस्ट मास डिफ्लेक्ट मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। आयन्स विद हाईएस्ट मास डिफ्लेक्ट लीस्ट। Differential difflection will separate different species or mass of ions. And detector का रोल आ गया finally. Now measures the ion beam current for each ion. This gives rise to mass spectrum. There is large variety of ionization techniques and their key applications can be roughly classified by their relative hardness or softness and molecular mass of suitable analyte. वो क्या है? हमने पहले भी कहा कि आयनाइजेशन टेक्निक्स बहुत सी हो सकती है और उसके हिसाब से उनकी एप्लीकेशंस होते हैं। तो हार्ड गैस फेज आयनाइजेशन होता है, सॉफ्ट कंडेंस फेज आयनाइजेशन होता है, एलिमेंट्स और आइसोटोप्स हो सकते हैं, और इंटैक्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इंटैक्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनके बीच में ये टेक्निक्स लिखी हुई हैं, एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पार्क सोर्स आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन होता है, केमिकल आयनाइजेशन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनाइजेशन होता है। यहाँ पे स्पार्क सोर्स से आयनाइज किया जा सकता है, थर्मल आयनाइजेशन हो जाता है, ग्लो डिस्चार्ज से भी आयनाइजेशन होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा जब बनता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, उससे भी एटम्स और एलिमेंट्स जो है वो आयनाइज हो जाते हैं। सेकेंडरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिम्स जो है, लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन हो सकता है, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हो सकता है, लिक्विड सेकेंडरी आयन स्पेक्ट्रोमेट्री होती है जिसकी कुछ आयनाइजेशन की टेक्निक अलग होगी, फील्ड डिसॉर्प्शन हो सकता है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन होता है, और इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन होता है। इनमें से कुछ आयोनाइजेशन के बारे में और कुछ टेक्निक्स के बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अब टर्मिनोलॉजी क्या है, मास स्पेक्ट्रा को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वी मे रेफर टू वॉट एवर टाइप मास स्पेक्ट्रम and EI mass spectrum, but as MS means mass spectrometry as a method, the term MS spectrum is clearly incorrect. हम मास स्पेक्ट्रम कह सकते हैं किसी को भी, मास और MS जब कहते हैं तो अपने आप में वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है, मतलब मेथड है, तो इसलिए MS स्पेक्ट्रम नहीं कहना चाहिए, मास स्पेक्ट्रम कहना चाहिए।
multi-stage MS oblique MS equals to MS2 refers to tandem mass spectrometry analogous to 1. It is incorrect. It is correct to say tandem mass spectra, not MSMS spectra. तो MSMS spectra नहीं कहना चाहिए, tandem mass spectra सही terminology है. Ions are detected at a certain M by Z value. Correct phrasing are molecular ion at M by Z 16 or M plus M by Z 16 or CH4 plus charge M by Z 16 for example. इस तरह से ये स्पेक्ट्रा के एक्सप्रेशंस हैं. Ranges in spectra or ranges set in operating a mass spectrometer are to be referred to in the form of M by Z 10 to 100 or M by Z 10 to M by Z 100. इस तरह से ये लिखा जाना चाहिए. Ions are related with peaks in a spectrum, not neutrals. न्यूट्रल नहीं है, आयन है इसलिए न्यूट्रल नहीं है. Assigning an ion to a peak is already an act of interpretation. Neutral losses, rarely called dark matter, are exclusively recognized from the distance between peaks expressed in terms of difference delta M by Z. Mass of corresponding neutral is then given in units of unified mass. A single signal or peak is only graphical representation of mass spectrometer's detector output. It can just be observed but not act by itself in any way. ये एक observation है. So this was the basic. Now मास स्पेक्ट्रोमेट्री के कितने डायमेंशंस हैं, उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं और उनके कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, कितना बड़े डायमेंशन में इसका स्कोप है, ये देखने के लिए अब देखिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री. सबसे पहले क्या है, अगर मैटर है या मास है उसका आइसोटोपिक मास हो सकता है, उसको आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हर आइसोटोप का, और उसका एक्यूरेट मास भी हो सकता है. ये से इस पे हमारी एनालिसिस शुरू होती है. फिर फंडामेंटल्स क्या होंगे, आयनाइजेशन प्रोसेसेस बहुत तरह के हैं, आयन थर्मोकेमिस्ट्री है, फिर इंटरनल एनर्जी है, और टाइम स्केल ऑफ इवेंट. हर आयन बनने में कितना टाइम लगता है और उसमें उस आयन में अपनी एनर्जी कितनी है, ये सब फंडामेंटल्स हैं क्योंकि आयन बनाना ज़रूरी है. फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि सैंपल को इंट्रोड्यूस कैसे करें, आयनाइजेशन कैसे करें, और डिफरेंट मेथड्स को जो एनालाइज़र के डिफरेंट वैरायटीज़ है उनको आपस में कैसे कपल करें, इन दोनों को आपस में कैसे कपल करें, और तीनों को चारों को अपने एक डिवाइस में कैसे असेंबल किया जाए. फिर स्पेक्ट्रल फिर जिसको स्पेक्ट्रा कह रहे हैं, मास स्पेक्ट्रा, उसमें फ्रैगमेंटेशन के क्या पाथवेज हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आयंस की, रूल्स एंड टूल्स क्या है, और सिस्टमैटिक अप्रोचेस क्या हो सकते हैं कि हम स्पेक्ट्रा को सही तरीके से एनालाइज करें. फाइनली जो भी ये आया है स्पेक्ट्रा उसको एनालाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, डिटेक्ट उसके लिए ज़रूरी है उसे डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, फिर स्ट्रक्चर एलिसिडेशन करना एंड क्वांटिटेशन करना. ये सारे एप्लीकेशन है किसी भी सैंपल के लिए कि वो प्रेजेंट है, फिर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है. फाइनली इस सब को करने के लिए एप्लीकेशन जानने के लिए मास एनालाइजर किस तरह का लिया जाए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मास एनालाइजर्स को कंबाइन कैसे किया जाए,
मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है उनके, वैक्यूम सिस्टम कौन सा लेना चाहिए, और आयन के डिटेक्टर्स फाइनली क्या लेने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर एक में अपनी एक वैरायटी है। इन सब के बाद जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री हो जाती है, उससे जाके पता चलता है कि जो हम सैंपल लेके चले हैं वो कैसा है। सो बहुत डायमेंशंस हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री को परफॉर्म करने के और उसको अप्लाई करके यूज करने में। फाइनली this was the all introductory part of mass spectrometry. आगे के लेक्चर्स में हम और डिटेल्स में जाएंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, और एक आधी टेक्निक्स डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। खास तौर से देखेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करें हम। और if you like my lecture, please like it, subscribe it, and share it. Thank you.